अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें हो रही हैं। जब 27वीं आईनी तरमीम इल्म में आ रही थी तो उसके बाद हमने देखा था कि अपोजिशन की जानिब से तनकीद भी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की गई। यकीनन ये एक प्रोटेस्ट के तौर पर वॉक की गई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरका भी शामिल थे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम से नज़र हटाने के लिए अब हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम ला रही है, जिस पे बैरिस्टर अकील का बयान भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उनका कहना था क्योंकि तरमीम का ताल्लुक बजट से होता है तो आने वाले बजट से पहले ही हम देखेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी और ये अवाम के हक में होगी। तो 27वीं आईनी तरमीम जो हुई थी, यानी कि उसका तो मतलब फिर यही निकलता है कि वो तरमीम अवाम के हक में नहीं थी और इसीलिए आप 28वीं आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं। इसका एक बड़ा जो सबूत है वो ये भी सामने आ रहा है कि कुछ सीनियर सहाफ़ियों का कहना ये भी है कि इसमें सूबों की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। यकीनन ये हकमी फैसला नहीं है क्योंकि ज़राए से हमें ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा 18वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है और ये कहा है कि हम इसके रोए रवां हैं, ये तरमीम हमने करवाई है, ये क्रेडिट हमारा है। और NFC के मामले पर भी बिलावल भुट्टो साहब एक ही बयान रखते हैं, वो ये कि इस मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो 28वीं आईनी तरमीम में किन शिकों के ऊपर बात होगी, क्या अमेंडमेंट होगी, तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब और इनके हमरा हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो साहब ने। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मरवत साहब का। मरवत साहब, 27वीं आईनी तरमीम अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुई थी कि 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें हो रही हैं और अब ये भी कहा जा रहा है बैरिस्टर अकील की जानिब से कि 28वीं आईनी तरमीम अवाम के हक में होगी। तो क्या समझते हैं आप कि 27वीं आईनी तरमीम जो की जा रही थी उसमें अवाम का फ़ायदा नहीं था, सिर्फ हुक्मरान का फ़ायदा था? शुक्रिया। वैसे ये वजह तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगी कि 27वीं के बाद जब 28वीं आ रही है तो वो किसी और के लिए थी और ये अवाम के लिए हैं। तरामीम जो हैं हुकूमत पार्लियामान जो है वक्त के मुताबिक तरामीम लाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बेसिकली निज़ाम पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए लाई गई और जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है उसका क़याम अमल में लाया गया, इम्यूनिटी दी गई। दो जज साहिबान थे जो इनसे अंदेशे थे हाई कोर्ट्स में कि वो मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो उनका इलाज ढूंढा गया कि उनकी कंसेंट के बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उनकी तैनाती कर सकेगी किसी भी दूसरे हाई कोर्ट में और ये फैसले जो हैं वोटिंग से होते हैं। ये तीन तो बुनियादी खदोखाल हैं, बाकी भी जो हैं इनमें आर्टिकल 239 भी अमेंड हुआ कि जी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब जहाँ तक 28वीं आईनी तरमीम की बात है, 28वीं आईनी तरमीम जो है वो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सूबों की तकसीम का या नए सूबे बनाने का कोई मंसूबा इसमें नहीं है। अच्छा। ये वैसे क्या सराहियां हैं, इसमें MQM के साथ वादा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के वक्त और फिर 27वीं आईनी तरमीम के वक्त अयादा किया गया कि जी हम इसके लिए 28वीं आईनी तरमीम लाएंगे। MQM बजिद है कि सूबों में जो बल्दियाती इदारे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी जाए मियाद की तकमील की और फंड्स की फराहमी की। तो लिहाजा एक तो ये एजेंडे में शामिल है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम तरमीम है वो NFC पे जो है अब एक फैसला कुन मरहला होगा और मेरा ख्याल है पीपल पार्टी को कायल करने की कोशिश की जाएगी जी। अगर बिलफर्ज वो कायल नहीं होती है तो शायद सिंध के हवाले से थोड़ी सी तफरीक होगी, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वफाक का मौकफ ये है कि वफाक जब बजट पास कर लेती है तो 1 जुलाई से वफाक कर्जों पे अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर देती जी। लगभग 85,000 अरब कर्जा वफाक पे चढ़ा हुआ है
اگر NFC کے جو واجبات ہیں صوبوں کے جی وہ بھی تقریباً 23,000 ارب تک جاتے ہیں جہاں تک میرا اسٹیمیٹ ہے. دوسری طرف جو ہے وفاق اور بھی مدوں میں جو صحیح. ہیں صوبوں کو اچھا رقوم مروا دیتا صاحب، ہے. کیونکہ ہمایوں صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن سب سے پہلے آپ سے اس حوالے سے پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک آئین پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آج چھوٹا سا پروٹیسٹ کیا گیا، ایک واک کی گئی. لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ آپ پارلیمنٹ سے نکل کے سپریم کورٹ تک واک کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہی ہو جائے گا. اور اس بات کو یقینی طور پہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی ماہر قانون ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ریورٹ تو نہیں ہو سکتی. ہاں 28ویں آئینی ترمیم ضرور آ سکتی ہے. تو اس قسم کے پروٹیسٹ سے کیا حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ لیکن دباؤ تو مہذب معاشروں میں احتجاجوں سے پڑتا ہے. صحیح. لیکن پاکستان میں یہ تو ٹوکن احتجاج تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی کو جو ہے اس کا ٹوکن احتجاج بھی مناسب سائز کا ہونا چاہیے. آج جو احتجاج ہوا میرا خیال ہے جسمانی لحاظ سے بڑا لاغر تھا. اور احتجاجوں کے ذریعے جو ہیں احتجاج یہ تو ٹوکن احتجاج تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں احتجاج ہوئے ان احتجاجوں کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. اور صحیح. یہاں پاکستان میں احتجاج کے نتیجے میں اگر احتجاج کشمیر کی طرح کوئی کر سکے جو آزاد کشمیر میں ہوا صحیح. تو حکومت جو ہے گھٹنوں پہ بٹھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ 50,000 1 لاکھ لوگوں سے احتجاج جو ہیں وہ اب موجودہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے نپٹنا. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اور ان کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ کیونکہ مینڈیٹ کی ریکوری ہونے تک جو ہیں یہ پارلیمان اس سے اجتناب کرے. اور یوں بدی وجہ جو ہیں یہ کسی بھی ترمیم میں چاہے 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں اس میں پارٹی نہیں رہی ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ کیونکہ اب تو حکومت کا اور تمام اداروں کا یہ موقف ہوگا کہ یہ تو آئین تبدیل ہو گیا ہے. اور بعد نظر میں دیکھ لیں کہ جب تک پاکستان کی کوئی عدالت یا ٹریبیونل جو ہیں وہ PTI کے امیدواروں کو اپنے مناصب یا اپنے سیٹیں واپس نہیں دیتی ہے تب تک تو جو ان کا بنایا ہوا قانون ہے اس کے تحت تو یہ عددی اکثریت رکھتے ہیں. باقی جو ریزرو سیٹیں تھی وہ بھی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کو مل گئی ہے. لہذا وہ 2/3 اکثریت پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج واک کی گئی احتجاجن ایک پروٹیسٹ تھا پارلیمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، اور آپ لوگ یہ چاہتے تھے جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی کارکن شامل تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکن شامل تھے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی حکومت تو اس پروٹیسٹ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی؟ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں اگر انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کو انہوں نے اکاؤنٹ میں نہ لایا ہوتا تو پھر وہ وہاں پہ اتنی پولیس کی نفری کیوں ہوتی؟ صحیح. ٹھیک ہے. مطلب کوئی وجہ ہوگی نا. تو یہاں پہ سارے بیٹھے تھے تو وہ یہ کہہ دینا کہ وہ ہم نے ان کو خاطر میں نہیں لایا یا ہم لوگ PTI کے جو بھی ہوگا اس کو یا تحریک تحفظ پاکستان کے جو اس کو ہم لوگ خاطر میں نہیں لائیں گے تو یہ غلط بیانی ہے. اب بات آ جاتی ہے 27. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ترامیم جب ہم آئین کے ترامیم کی بات کرتے تو اس میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو آپ آئین میں ترامیم کرتے ہیں. فار ایگزامپل 2018 میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا تھا، 2002 میں پیراڈائم شفٹ ہوا تھا. اس میں بلدیات کی طرف چلے گئے تھے تو اس میں بلدیات کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی. پھر اس کے بعد پھر 2013 میں جو 18th امینڈمنٹ تھی اس میں پیراڈائم شفٹ ہوا تھا ٹورڈز ڈیولوشن آف پاور. یہ جو 26 اور 27ویں ترامیم ہیں یہ ان کنٹینیوشن ہے، مطلب سیریز میں آ رہی ہیں. یہ ایک اور پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اس میں کنسولیڈیشن آف پاور
है और वो आउट ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट बाहर रहा। अच्छा, इसमें कंसोलिडेशन ऑफ पावर में दो काम किए, एक जगह पे पावर को कंसोलिडेट किया और उसको प्रोटेक्शन दी है कि भाई कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क्या किया है जी कि वो जो इदारा जो इसको चैलेंज कर सकता था उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि जी हमारे जितने लॉयर्स हैं वो इसके लिए खड़े नहीं हो रहे। हालांकि जैसे अभी मरवा साहब ने भी कहा है, आपने जजेस को मैनिपुलेट करने का तरीका ढूंढ लिया है, आपने जजेस को अपॉइंट करने का तरीका ढूंढ लिया, अपने मर्जी के जजेस, ताकि आप अपनी मर्जी के इंटरप्रिटेशन कर सके आइन की। अगर आप चाहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि ये सीटें फलाने के पास जाए या ये केस इस तरह हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। हमें जो फकी दी गई थी वो ये दी गई थी कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो 5% होते हैं और वो कोर्ट का 95% लेते हैं। लेकिन हमने पिछले एक साल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो हमने उसमें देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो नहीं थे वो लेकिन 52,000 ठीक पे है थे और हुमायूं साल साहब के यहाँ आखिर में, पे एक मुझे बोल लेने दे जी और एक मिनट मुझे बोल लेने दे, खत्म कर, और साल के आखिर में वो 60,000 में चले गए। इसका मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से केसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह ही होते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है। एक्चुअली इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह सकते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, क्योंकि क्वेश्चन यही था और आपने इसको काफ़ी ब्रीफली भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम बात करें प्रोटेस्ट के हवाले से और आपने ये जवाब दिया कि अगर हमारे प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क ना पड़ता तो फिर पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ मौजूद नहीं होती। तो हमने तो ये भी देखा है कि वज़ीर आला KPK जब जाते हैं अडियाला जेल तो वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है, लेकिन वज़ीर आला KPK को मिलने नहीं दिया जाता। तो क्या समझते हैं आप कि प्रोटेस्ट तो आप लोगों की जानिब से होते रहेंगे और गालिबन फ्राइडे को भी आपने कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से तरमीम रिवर्ट हो जाएगी? देखिए, तरमीम का मुझे नहीं पता कि प्रोटेस्ट से रिवर्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन बाज दफा इस किस्म के प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, जैसे अभी मरवा साहब कह रहे थे, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सही ये बात कर है। लें। नंबर टू ये है कि ये प्रोटेस्ट जो अपनी जगह का ये ग्रेजुअली